पिताजी की 13वीं कल ही संपन्न हुई थी। आज आंगन में चारों भाई, बहन सुगंधा और तीनों बहुएं बैठी थी। बड़े भैया अर्जुन ने अविवाहित छोटे भाई आनंद से कहकर यहाँ पारिवारिक मंत्रणा के लिए मोहन और शंकर सहित अन्य सभी सदस्यों को एकत्र किया था। अर्जुन ने एक बार सभी के चेहरे पर दृष्टि डाली। सभी आतुरता से उसी की ओर देख रहे थे। अर्जुन ने कहना आरंभ किया, सभी लोग सुनो, पिताजी तो नहीं रहे, तो अब हमें संयुक्त रूप से कुछ निर्णय लेने हैं। पहला ये कि खेत, बाग, घर और घर के लिए प्रयुक्त होने वाले प्लॉट का बंटवारा कर लिया जाए। दूसरा ये कि गांव में कौन आकर रहना चाहता है, क्योंकि किसी एक को तो देखभाल के लिए रहना ही पड़ेगा। और तीसरा, अम्मा किसके पास रहेगी। एक बार तो चुप्पी छा गई वहां। सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ पलों के बाद दूसरे नंबर वाले भाई मोहन ने कहा, भैया, दुनिया वालों के लिए पिताजी चले गए हैं, किंतु हम तीनों भाइयों के लिए पिताजी अभी भी जीवित है, और वो हो आप भैया। तभी तीसरे नंबर वाला भाई शंकर भी सुबकते हुए बोला, भैया, पिताजी हम लोगों से हमेशा कहते थे कि हम चाहे तो पिताजी को भला बुरा कह सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी नहीं। परिवार के प्रति आपके त्याग से वे बहुत प्रभावित थे और हम सभी ने उसे जिया ही है। इसलिए बंटवारे के विषय में तो मेरा यही कहना है कि जिसे आप जो कुछ देना चाहे दे दीजिए, कोई उफ तक नहीं करेगा। हम इसे पिताजी के द्वारा किया गया बंटवारा ही मानेंगे। एक स्वर में सभी कह उठे, यह प्रस्ताव हमें स्वीकार्य है। तभी छोटा आनंद बोल पड़ा, लेकिन यह बंटवारा हो ही क्यों? क्या मुझे अकेला छोड़ने का विचार है? क्या अभी भी हम संयुक्त रूप से नहीं रह सकते? अर्जुन ने कहा, बेटे, मैं रहता हूं कानपुर में, मोहन लखनऊ में, शंकर बनारस में, और तुम्हारी पोस्टिंग भी बदलती रहती है। अभी दिल्ली में हो। घर तो गांव में एक ही बना है, प्लॉट 3 है। मेरा विचार था कि यदि भाइयों की इच्छा न भी हुई हो कभी, किंतु यदि बहुओं की इच्छा हो तो भी बंटवारे का यह विकल्प खुला है। बाद में पारिवारिक चिकचिक नहीं होनी चाहिए। सभी बहुओं की तरफ देखने लगे। मंजुला का चेहरा दिख रहा था, जबकि मोहन की पत्नी मधु और शंकर की पत्नी मोना घूंघट किए हुए थी। मधु का स्वर उभरा, मैंने कभी भी बंटवारे की इच्छा नहीं की। जैसा चल रहा है वही ठीक है। फिर मोना बोली, भैया, बंटवारे का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। सब बढ़िया से तो चल रहा है। चुप बैठी मंजुला को देखकर भैया बोले, मंजुला, तुम्हें कुछ कहना है? मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कभी गई हूं तो बताइए। जो आप करेंगे वह मुझे मान्य है। मंजुला ने गंभीर स्वर में कहा, तो ठीक है, बंटवारे के विषय में अभी बात स्थगित करता हूं। और हाँ सुगंधा, तुम्हें जब भी अपना हिस्सा चाहिए हो बता देना, व्यवस्था कर दी जाएगी। अर्जुन ने छोटी विवाहिता बहन की तरफ देखकर कहा, जो चुपचाप बैठी थी। अब दूसरी बात कि गांव में कौन रहेगा। अर्जुन ने बात आगे बढ़ाई। मोहन ने कहा, यह काम मैं कर सकता हूं। मेरा जॉब भी तनिक हिल रहा है। क्यों मधु? मुझे कोई आपत्ति नहीं। मधु का स्वर उभरा। यदि मोहन और मधु गांव में रहते हैं तो उनकी बिटिया की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी होगी। वे इससे निश्चिंत हो सकते हैं। अर्जुन ने घोषणा की। शंकर ने कहा, यदि मोहन भैया गांव में रहते हैं और यहां रहकर कोई धंधा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो 1,50,000 की राशि मैं उपलब्ध करा दूंगा। मैं एक बोलेरो खरीद कर मोहन भैया को दे दूंगा, ताकि उन्हें गांव में रहते हुए कहीं आने जाने में असुविधा न हो, और जरूरत पड़ने पर कुछ आमदनी भी कर सकते हैं। एयरफोर्स में तैनात छोटा आनंद बोला। मोहन ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, मैं शीघ्र ही अपना हिसाब किताब करके गांव आ जाता हूं। अन्य सभी बात बाद में जरूरत पड़ने पर कह दूंगा। अर्जुन आगे बोला, चलो, इसका भी समाधान हो गया। अब अंतिम बात पर भी चर्चा हो जाए कि अम्मा किसके साथ रहेंगी। इस विषय पर यही कहना चाहता हूं कि आप सभी मुझे यह अवसर दे कि अम्मा मेरे पास ही रहे। शंकर बोला, सारी जिंदगी आपने अम्मा पिताजी की सेवा की है। भैया, अब थोड़ा सा पुण्य मुझे भी कमाने दीजिए। भोले की नगरी में रहते हुए और विवाह के 7 वर्ष बीतने के बाद भी हम अभी तक माँ बाप नहीं बन सके हैं।
शायद अम्मा की सेवा से ही हमारे आंगन में किलकारे गूंजने लगे। शंकर की आवाज फर्रा गई थी। मोहन ने कहा, जब मैं गांव में रहने आ ही रहा हूं तो अम्मा की जिम्मेदारी मेरी ही होगी ना। अम्मा को इधर उधर जाने की आवश्यकता ही क्या है अब, क्यों भैया? अर्जुन कुछ बोलता इसके पहले आनंद का स्वर सुनाई दिया। इस विषय पर मेरे अधिकार को ईश्वर ने छीना हुआ है। मैं अविवाहित अम्मा को रखने के विषय में कुछ कह पाने में असमर्थ हूं, कहकर वह रोने लगा। मेरे विषय में निर्णय लेने से पहले मेरी राय भी ले लेते बबुआ। स्वर सुनकर चौंक कर सभी ने देखा तो कमरे की चौखट पकड़े अम्मा खड़ी थी। मैं सभी की बातें सुन रही थी, अंदर लेटे लेटे। मुझे बेहद खुशी हो रही थी ये सब सुनकर। बेटे तो बेटे है ही, बहुएं भी एक से बढ़कर एक है। खुशी के मारे मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। देखो अर्जुन, अभी 1 साल तो मुझे पीपल के नीचे प्रतिदिन दीपक जलाना है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बीमारी अजारी की बात अलग है, नहीं तो अब मैं गांव में ही रहना चाहती हूं। यहां के जैसा खुलापन और ऐसा अपनापन मुझे कहीं नहीं दिखता। हाँ, कानपुर में अधिक समय बिताने के कारण मुझे वहां अच्छा लगने लगा है। और ए शंकर, तू क्या कह रहा था कि शादी के इतने साल बाद भी तू बाप नहीं बना है? तो क्या तूने मोना से पिछले 15 दिनों में ढंग से बातचीत की? सब मोना की तरफ देखने लगे तो वह उठकर कमरे के अंदर चली गई। ठीक है, एक दुर्घटना हुई और तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, दुख तो है ही, लेकिन अर्जुन तेरे रहते मुझे कभी चिंता नहीं हुई कि अब क्या होगा। जिस तरह से आप सब में एकता है वह कहने से भी नहीं कही जा सकती है। अब आनंद के विवाह के विषय में सोचो, क्योंकि इसकी शादी के बाद जब ये पहली बार अपनी बहू को ले जाएगा तब मैं भी जाऊंगी साथ साथ। अम्मा ने माहौल को हल्का फुल्का बनाते हुए बात समाप्त की। अर्जुन ने अम्मा से धीरे से पूछा, तो क्या मोना? मुस्कुराते हुए अम्मा बोली, हाँ, वह गर्भ से है। दोस्तों, आजकल लोग अपने माता पिता को ही उनके बुढ़ापे में रखने के लिए मंजूर नहीं होते, उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं, या फिर रखते हैं तो समाज क्या कहेगा इसके डर से। आज समाज में ऐसा परिवार शायद ही देखने को मिले जो अपनी वृद्ध मां को रखने के लिए उसके बच्चे लड़ रहे हो। आप सोचिए, अगर आपके अंत समय में आपके बच्चे भी आपको वृद्धाश्रम भेजने के बजाय आपको इसी तरह से रखने के लिए लड़ेंगे तो आपको कितनी खुशी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें।